नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दस्तावेज को देखने वाले हैं जिसे अक्सर आधुनिक भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून तो चाहिए है ना। बस नियमों और कानूनों की उसी किताब को संविधान कहते हैं। इसी के आधार पर तय होता है कि देश कैसे चलेगा। अब देखिए, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारा संविधान संविधान सभा ने बनाया था। पर क्या कहानी इतनी ही सीधी है? क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे संविधान के बहुत सारे बड़े बड़े आइडियाज और उसका ढांचा असल में कहीं पहले ही तैयार हो चुका था? बस यही सवाल आज हमारी पड़ताल के केंद्र में है। तो 1935 के इस एक्ट का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस प्लान क्या था? वो था एक अखिल भारतीय संघ बनाना। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या था। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के भारत की तस्वीर है। देखिए, उस समय भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जिन पर अंग्रेजों का सीधा राज था, और दूसरी तरफ थी रियासतें, जहां राजा महाराजाओं का शासन था। तो प्लान ये था कि इन दोनों को मिलाकर एक देश, एक फेडरेशन बनाया जाए। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो इतना बड़ा आइडिया था, एक अखंड भारत का सपना, वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि अगर वो इस संघ में शामिल हुए तो उनकी अपनी आज़ादी और सत्ता चली जाएगी। तो जो इस एक्ट की सबसे बड़ी बात थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। भले ही वो फेडरेशन वाला प्लान फेल हो गया, लेकिन इस एक्ट ने शक्तियों के बंटवारे का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसका असर आज भी हमारे देश पर बहुत गहरा है। तो हुआ ये कि देश चलाने के कामों को 3 लिस्ट में बांट दिया गया। पहली थी संघ सूची। इसमें रक्षा और विदेश नीति जैसे 59 विषय थे जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। दूसरी थी राज्य सूची, जिसमें पुलिस और सेहत जैसे 54 विषय थे जिन पर प्रांतीय सरकारें कानून बनाती थीं। और एक तीसरी समवर्ती सूची थी जिसमें 36 विषय थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। और हाँ, जो भी विषय इन तीनों में नहीं आते थे, उन पर फैसला लेने का हक गवर्नर जनरल के पास था। अब ये एक मजेदार बात है। ये जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया था, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये सीधा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उठाया गया था। ये दिखाता है कि कैसे हमारे शासन के सिस्टम पर दुनिया भर के आइडियाज का असर पड़ रहा था। चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट की सबसे मजबूत विरासत की। वो इदारे जिनकी नींव इसी एक्ट ने रखी थी और जो आज भी भारत को चला रहे हैं। आज हम जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, वो कहां से आया? उसकी जड़ें सीधे 1935 के इसी एक्ट में हैं। इसी एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 को एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे मॉरिस ग्वायर। और यही कोर्ट आज़ादी के बाद बना भारत का सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल इसी तरह देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए एक सेंट्रल बैंक तो चाहिए था, है ना? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई। अच्छा, सरकार तो बन गई, पर उसे चलाएगा कौन? अधिकारियों की भर्ती कैसे होगी? इसका जवाब भी इसी एक्ट ने दिया। केंद्र के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज यूपीएससी है, प्रांतों के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी, और 2 या ज्यादा प्रांतों के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही सिस्टम है जिसकी नींव पर आज भी हमारी सिविल सर्विसेज खड़ी हैं। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव था द्विसदनीय व्यवस्था का, मतलब 2 हाउस वाला सिस्टम, जैसे आज लोकसभा और राज्यसभाएं। ये सिस्टम उस वक्त बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत जैसे 6 बड़े प्रांतों में शुरू किया गया था। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आ रहे हैं। ये एक्ट बहुत कुछ था, पर इसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। चलिए समझते हैं वो क्या थी। और यही इस एक्ट की सबसे बड़ी विडंबना थी। इसने भारत को चलाने के लिए एक पूरा सिस्टम तो दे दिया, पर यह सिस्टम बनाया था ब्रिटिश संसद ने, भारतीयों ने नहीं। सोचिए, आपको एक शानदार घर तो मिला, पर वो किसी और ने आपके लिए बनाया है। इसीलिए एक ऐसी संविधान सभा की मांग और भी ज्यादा जोर पकड़ने लगी जो भारतीयों की हो और भारतीयों के लिए हो। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब कोई आपको शासन का एक रेडीमेड ढांचा दे दे, लेकिन वो आपका अपना ना हो, तो आप अपनी कहानी खुद लिखने के लिए क्या करते हैं? ये एक्ट एक मील का पत्थर जरूर था, पर मंजिल अभी भी दूर थी।